Hello, this is Paras Saxena. In this video, we will talk about our new topic that is mensuration in 2D, means टू डायमेंशन. जनरली हम लोग एग्जाम्स में देखते हैं कि 2D के जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाते. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2D का हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता, और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे और उसका सोल्यूशन जो है वो भी आप इजीली नहीं निकाल पाएंगे. इस वीडियो में, इस सेशन में 2D से रिलेटेड हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. 2D से रिलेटेड हम सारी टर्म सीखेंगे और उसके बाद हम 2D से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चंस करेंगे. इस वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रिटी श्योर कि 2D से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आप 2D के मास्टर हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे मास्टर? क्योंकि ट्राइंगल, सबसे पहले जो आप टॉपिक देख रहे हैं ट्राइंगल, इसके बाद हम लोग 2D से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे टर्म सीख रहे होंगे. उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे 2D से रिलेटेड, और आप देख रहे होंगे उसमें मैं सारे अप्रोक्स सारे चीज़ें कवर कर लूँगा. उसके बाद आप 2D से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप करने बैठेंगे तो वो आपको ईजिली आप कर पाएंगे और उसका सोल्यूशन जो है वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से और देखते हैं कि 2D होता क्या है. तो सबसे पहले अगर मैं हम बात करें तो 2D होता क्या है. अगर ये मैं एक पॉइंट की बात करूं, ठीक है, ये भी 2D है, ठीक है, टू डायमेंशन. अगर मैं एक लाइन की बात करूं तो ये भी 2D है. अगर मैं एक ये ट्राइंगल, ये भी 2D है, और एक ये सर्किल, ये भी 2D है. 2D मीन्स टू डायमेंशन, यानी कि दो एक्सिस. आप ध्यान रखना 2D में हमेशा दो एक्सिस आती हैं. एक तो आती है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरी आती है आपकी वाई एक्सिस. ये थी आपका 2D का एक शॉर्ट ओवरव्यू. 2D होता क्या है, यानी कि 2D का फुल फॉर्म मीन्स टू डायमेंशन. टू डायमेंशन मतलब दो, जिसकी दो एक्सिस हो, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. मैं इसको सर्किल कह रहा हूँ. अगर मैं इसको कहूँ तो ये भी सर्किल है, इसको कहूँ तो ये भी सर्किल है, और इसको कहूँ तो ये भी सर्किल है, क्योंकि इसकी डायमेंशन एक एक्स एक्सिस में चल रही होगी और एक वाई एक्सिस में भी चल रही होगी. ठीक है. फर्क सिर्फ इन तीनों सर्किल में क्या है, इन तीनों सर्किल में सिर्फ आपका रेडियस का फर्क है. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम रेडियस करते हैं. अगर हम आगे अब आगे सर्किल में ये सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे वहाँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. लेकिन बात यहाँ हम कर रहे हैं अभी सबसे पहले अपने ट्राइंगल की, तो उससे रिलेटेड हम चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे. ट्राइंगल में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मैं सबसे पहले हम सीख रहे होंगे अपना पहला ट्राइंगल, इस टॉपिक का अपना पहला टॉपिक, जो कि है आपका स्केलिन ट्राइंगल. ठीक है. स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलिन ट्राइंगल का सबसे पहले डायग्राम, ठीक है, ए बी सी, इसका कवर्ड एरिया, ये होता है आपका स्केलिन ट्रायंगल. अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम और उससे रिलेटेड फॉर्मूले सिखाएंगे. ठीक है. इस वीडियो में सिर्फ इतना करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको बाकी चीज़ों से सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है. आप अपने मतलब की चीज़ सीखिए तो वो ज़्यादा बेटर है. एग्जाम में आपसे कोई कंसेप्ट नहीं पूछने बैठा है, आपसे पूछने वाले हैं क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे फॉर्मूले अप्लाई करते हो, अपना क्वेश्चन कितनी अच्छी अप्रोच से सॉल्व करते हो. वहाँ सिर्फ ये जज किया जाएगा, आपका कंसेप्ट नहीं. कंसेप्ट सिर्फ हम अपने लिए सीखते हैं कि हम चीज़ों को समझें कैसे. ठीक है. तो हम सिर्फ इसमें अपना डायग्राम और फॉर्मूले को देखेंगे. मेन हमारा फॉर्मूले पे फोकस रहेगा. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा, जो कि हैं पैरामीटर एंड एरिया. ठीक है. मैं पूरी वीडियो में ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखता हूँ बार बार. पैरामीटर मैं इसको पी से रिप्रेजेंट करूँगा, एन एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट करूँगा. ठीक है. अगर हम बात करें अपने पैरामीटर की स्केलिन ट्राइंगल के, तो वो क्या होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे. बात करें अपने पैरामीटर की तो वो हो जाता है आपका सम ऑफ बाउंड्रीज. ठीक है. सम ऑफ बाउंड्रीज यानी कि तीनों का सम, यानी कि यहाँ पे बाउंड्रीज ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी. इस तरीके से हम स्केलिन ट्राइंगल का पैरामीटर निकाल सकते हैं. बात करें अगर अपने एरिया की, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे. एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस
सी। ठीक है, ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला स्केलिन ट्रायंगल में। फॉर्मूले यहाँ पे बहुत हैं, आपको फॉर्मूले पे मेजर मतलब मेन फोकस आपको फॉर्मूले पे ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूले अप्रॉक्स बहुत हैं, और अगर आप फॉर्मूले गलत कराए तो आप 2D में बिल्कुल गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्केलिन ट्रायंगल देखा, उसका हमने डायग्राम देखा, पैरामीटर और एरिया के फॉर्मूले देखे। बात करें अगर अपने दूसरे ट्रायंगल की, तो वो आ जाता है आपका बेस ट्रायंगल। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में हमें बेस ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हर एक में सेम फॉर्मूले हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम बेस ट्रायंगल का भी पूरा कंसेप्ट देखेंगे। बेस ट्रायंगल यानी कि मैं आपको डायग्राम से पहले समझाऊंगा कि बेस ट्रायंगल में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, एंड ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइट ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूले पे जाने से पहले अगर मैं एक बात आपसे पूछूं, कभी कभी एग्जाम में हमें हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी फिलहाल तो इस ट्रायंगल में ये बेस है, अब क्या इस पूरे ट्रायंगल में एक ही बेस होगा? अगर आपका आंसर है एक ही बेस होगा तो आपका आंसर है गलत, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिए, जब आप इस ट्रायंगल को इस तरफ से अप रखेंगे तो ये बेस बन जाएगा, इस तरफ से रखेंगे तो ये बेस बन जाएगा, तो इसका एक बेस ये, दूसरा बेस ये और तीसरा बेस ये, यहाँ पे टोटल है आपके 3 बेस। कभी कभी हम एग्जाम्स में यही बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करके आते हैं, अपना आंसर जो है 1 लगाए थे, इसमें एक ही बेस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। बात करें अगर अपने फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस तरीके से हम बेस ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं, आधा यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट। इतना था बेस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन ही समझा दिया, अगर बेस वाला क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट बता दिया। बात करें अगर अपने अब तीसरे की यानी कि उसमें 2 चीजें आती हैं, 2 ट्रायंगल और हैं। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस टाइम क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल सिलेबस में मोस्टली उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपका उसके बाद है वो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके एग्जाम्स में क्वेश्चन आना कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रायंगल। ठीक है, जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से आप समझ पा रहे होंगे इक्वल। ठीक है, इसमें नाम में भी दे रखा है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हाँ स्पेलिंग तो अलग है लेकिन उसका मीनिंग सेम है। यानी कि अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं, इसकी सारी साइड्स अगर इक्वल हैं, ए ये भी है, ये तो ये भी है, ये ए है तो ये भी ए है। ठीक है, जहां सारी साइड्स इक्वल हुई वही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। बात करें अगर इसके फॉर्मूले के बारे में, तो इसका पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3a, और इसका फॉर्मूले की एरिया की अगर बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काफ़ी इसके यूज़ करके एग्जामिनर जो है वो घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन ज़रूर देता है। तो ये तो था ट्रायंगल से रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, हमने ट्रायंगल में 3 चीज़ें पढ़ी, स्केलिन ट्रायंगल, बेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आई होप ट्रायंगल से रिलेटेड अब आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर होंगी। ठीक है, 2D हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 2 डायमेंशन क्या होता है। अगर हम बात करें अपने 2D में दूसरे टॉपिक की, तो वो है स्क्वायर। स्क्वायर का सबसे पहले डायग्राम देखेंगे और इसके बाद हम फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर यानी कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों तो उसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, और इसके जिसके सारे जो एंगल हैं वो कितने डिग्री के हों, वो 90 डिग्री के हों, और इसकी सारी साइड्स इक्वल हों, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। बात करें अगर अपने फॉर्मूले की, तो पैरामीटर की सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 4a, चारों साइड्स को मिला के बनता है आपका पैरामीटर। बात करें अगर अपने एरिया की,
एरिया यानी कि आपका ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर से। एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो कि है डायगनल। डायगनल से आप क्या समझते हैं, एक बार इधर देखते हैं। जैसे हमें ये दे रखा है कोई स्क्वायर, ये जो दो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी इसको कहते हैं हम डायगनल। दो अपोजिट एंड्स को टच करने वाली लाइन को कहते हैं हम डायगनल। ठीक है, दो अपोजिट एंड को टच करने वाली लाइन को हम कहते हैं डायगनल। डायगनल निकालने का भी फॉर्मूला स्क्वायर में हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम ये भी यहाँ डिस्कस करते चलेंगे साथ में। इसका फॉर्मूला होता है √2a। ठीक है, ये सारे रहे स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले जो कि हमने देखे। पहला आपका पैरामीटर, दूसरा एरिया एंड थर्ड वन इज डायगनल। ऐसे ही हमने यहाँ देखा था ट्राइंगल में। ठीक है, पहला था आपका कितना, इसको आप ले आइए पेंसिल पे। पहला था आपका यहाँ पे पैरामीटर, दूसरा था एरिया, यहाँ फर्स्ट एरिया एंड फर्स्ट इज पैरामीटर एंड सेकंड इज एरिया। ठीक है, सारे हमने पैरामीटर एरिया से रिलेटेड अपने फॉर्मूले देख लिए, स्क्वायर भी देख लिया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की 2D में, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से आप क्या समझते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल अप्रॉक्स सेम तो नहीं दिखते। स्क्वायर कुछ इस शेप का होता है, रेक्टेंगल कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम मेजरली रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल होता है ये, जिसमें ये तो होती है आपकी लेंथ। ठीक है, ये वही लेंथ, और ये हो गई आपकी ब्रेथ। रेक्टेंगल में सिर्फ इतना ही समझिए, लेंथ और ब्रेथ, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं रेक्टेंगल से। बात करें अगर अपने मेन जो आपका किससे काम पड़ने वाला है, तो वह आपके फॉर्मूले यानी कि पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर यानी कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हम बात करें अपने एरिया के बारे में, तो एरिया आपका निकल सकता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपल फॉर्मूले हैं रेक्टेंगल में, कुछ ऐसा टफ, कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग करने वाला कोई टॉपिक नहीं रेक्टेंगल। सीधे सिंपल फॉर्मूले हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला है 2l + b, एरिया का फॉर्मूला है l × b। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने सीखे। इस वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत हल्के हल्के आप लोगों को एक एक चीज़ समझाता चल रहा हूँ। बाकी वीडियोस में आप लोगों ने मेरे देखा होगा मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ और अपनी वीडियो को, अपना टॉपिक कवर कर लेता हूँ। लेकिन इस वीडियो में, इस सेशन में मैंने 2D को एक वास्ट टॉपिक को एक 1 आवर की वीडियो में कवर किया है आपके लिए। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम जीरो टू हीरो, ऐसा समझिए आप। एक से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ हम इस वीडियो में कर रहे होंगे, जिससे आप 2D का सिर्फ आप एक ये वीडियो देखने के बाद आप 2D का कोई भी क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, रेक्टेंगल से हो, स्क्वायर से हो, ट्रेपेजियम से हो, रोम्बस से हो, सारी चीज़ें आगे सीख रहे होंगे। सर्कल से हो, सेमी सर्कल से हो, किसी भी चीज़ से हो, आपको वो क्वेश्चन आता होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से सारी चीज़ें समझ ली। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स के संग भी ये प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी आराम अच्छे से मेंस्ट्रुएशन यानी कि 2D का टॉपिक आराम से सीख पाए। 2D 2 डायमेंशन की बात अगर हम इस टॉपिक में कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए 3D भी लेके आऊँगा। ठीक है, 3D में जैसे अगर हम 2D की बात करें, 2D में 2 एक्सेस होती हैं, नाम से पता चल रहा है 2D। 3D में होती हैं 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। उसकी चर्चा उसका जिक्र हम वहीं करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में उस वीडियो में। फिलहाल हम बात करेंगे अभी इसमें जिसमें हम चल रहे हैं 2D में। ठीक है, आपको मेजर फोकस क्या करना है? मेजर फोकस करना है आपको आपका फॉर्मूले पे। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप कंसेप्ट समझाने बैठे मेरे। एग्जाम में आपको कॉपी पे लिखा देखते हैं आपको एग्जामिनर क्या देखेगा? एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपका कंसेप्ट क्या है, आपने क्या उसमें वो लगाया है, कोई कंसेप्ट नहीं देखेगा। देखेगा आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, किस अप्रोच से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छी से अच्छी अप्रोच आपका सोल्यूशन जो है वो ईजी करने में और आपका टाइम सेव करती है। अच्छी अप्रोच
आप 2 into 2 या फिर कोई भी एक जनरल आप क्वेश्चन ले लो। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में स्क्वायर निकालना सिखाया। अगर अपने क्वेश्चन में बीच में स्क्वायर आ गया, लाइक 12 का स्क्वायर आ गया, आप 12 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, और 12 को आपको डायरेक्ट स्क्वायर आता है, तो ये अप्रोच ही तो हुई। अगर आपको 12 का स्क्वायर आता है तो आप डायरेक्टली अपने जल्दी से आंसर लगा के, उसका स्क्वायर लगा के आप डायरेक्टली आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी अप्रोच ही आपको अपने क्वेश्चन आंसर दिलाने में हेल्प करती है सबसे ज़्यादा। चलते हैं, अपना रेक्टेंगल हमने कर लिया, चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि सर्किल पे। सर्किल देखेंगे कि सर्किल होता क्या है, उसके बारे में हम सारी चीजें जानेंगे। सर्किल की अगर मैं बात करूं तो एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, जैसा कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट उसमें बताया था ओवरव्यू में। फर्क आता है, अगर यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फर्क आता है आपका रेडियस। इसमें एक चीज होती है रेडियस। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये है आपका एक सर्किल और ये है आपका एक सेंटर। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। आर फॉर रेडियस। ठीक है, ये बात रही रेडियस की। अगर हम बात करें इसकी, तो हम इसको पैरामीटर तो नहीं कहेंगे, पहले इसको हम पैरामीटर से डिनोट करते थे, लेकिन आज के उसमें हम इसको सरकमफेरेंस कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको सरकमफेरेंस कह सकते हैं। ये तो बात थी सिर्फ रेडियस की। अगर हम बात करें अपने सर्किल से रिलेटेड और चीज़ों की, इससे आपको अभी जो फॉर्मूले सिखाऊंगा तो आप पूछेंगे सर ये क्या होता है, उससे पहले ही हम सीख लें वो ज़्यादा बेटर है। आपने ये देखा सेंटर से इतना पार्ट जो है वो रेडियस है। अगर आप रेडियस को इधर भी बढ़ा दें, ये पूरा यानी कि रेडियस का डबल कर दें, तो ये पूरा जो आपकी लाइन बन जाती है, ये बन जाती है आपकी डी, यानी कि डी फॉर डायामीटर। ठीक है, ये बन जाती है आपकी डायामीटर। ये जो आप सर्किल में जो आप ये एंगल देखते हो, ये पूरा होता है ना, और ये पूरा, आप लोग, मैं आपसे पूछा हूँ ये पूरा एंगल कितने का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है, ये होता है 360 डिग्री का। इससे ज़्यादा सेंटर से सर्किल के बारे में आप इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई। बात करें अगर इसके फॉर्मूले की, तो सबसे पहले अगर हम इसका फॉर्मूला देखें यानी कि एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया का फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात करेंगे डायमीटर की, अगर तब मैंने आपको बता दिया सबसे पहले डायमीटर होता क्या है, नहीं तो आप यहाँ पूछते कि सर डायमीटर तो आपने बताया नहीं। तो डायामीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था। रेडियस का जब डबल हो जाता है, ये पार्ट, इतना पार्ट जो था रेडियस था, इसका डबल जब आप ले गए तो ये डायमीटर बन जाता है। अब रेडियस का भी फॉर्मूला आप डायमीटर वाले से ही निकाल सकते हैं, जो कि होता है डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी। सर्किल में एक और मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सर्किल से रिलेटेड सारी चीजें। देखिए, एक अगर हम इतने की बात करें, अब आप क्या कहोगे, और अगर हम इतनी चीज की बात करें, इसको मिला के ये सर्किल बन गया। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर करिए, है ही नहीं, सिर्फ इतना पार्ट है, इसको हम कहते हैं सेमी सर्किल। ठीक है, सेमी सर्किल अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे होंगे सेमी सर्किल से रिलेटेड सारी चीजें, बट मैंने आपको यहाँ बताया कि सर्किल में भी एक और चीज छुपी होती है, जो कि होती है सेमी सर्किल। ठीक है, सेमी सर्किल के बारे में ही अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं, टॉपिक उठाए तो चलिए सेमी सर्किल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चलिए एक बार दोबारा बता देते हैं। यहाँ पे मैं एक एक चीज आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। सपोज ये है और ये है आपका सेंटर। ठीक है, अब जब ये जो एंगल कितना बन रहा है, जब आप कोई भी एक सर्किल लेते हैं, ये इसकी डायमीटर है, तो ये जो पूरा एंगल बनता है ये बनता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है, ये बनता है आपका 360 डिग्री का। ये जो एंगल होता है यानी कि सर्किल का हाफ, तो ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री का होता है ये होता है सेमी सर्किल के बारे में इसकी चीज़ें। ठीक है, कितने का एंगल होता है और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करेंगे अगर इसके एरिया के बारे में, सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं,
तो वह निकालते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्यों कहता हूँ फॉर्मूले निकालने, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारे कंसेप्ट ना समझ के आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे मेरी वीडियो में, तो आप 2D में बिल्कुल ज़ीरो करके आएंगे। आपसे फॉर्म क्वेश्चन में ये पूछ लिया, अब आप थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको एंगल दे रखा है, क्या कोई भी एंगल लगा के आ जाएंगे आप? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। थीटा का यहाँ एंगल सर दे रखा है, क्योंकि यह है सेमी सर्किल, तो ये हो जाएगा आपका 180, और 180 का डबल होता है 360, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा इसका एरिया। बात करें अगर इसके सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस सेमी सर्कल का कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे 2 पाई आर बाई 4 प्लस 2r। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, r यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका r पाई बाई 2 प्लस 2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपना सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस निकालने के लिए देखिए सर्किल और सेमी सर्किल के फॉर्मूले दोनों अलग अलग हैं। हम कभी कभी एग्जाम्स में ये ब्लंडर मिस्टेक करके आ जाते हैं, एरिया सर्किल के फॉर्मूले सेमी सर्किल में लगाए जाते हैं। पूछा आपसे सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल, आप लगा के क्या आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ऐसा नहीं चलेगा, सर्किल का फॉर्मूला एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्यों लग गया, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये गलती एग्जाम्स में कभी मत करिएगा। फॉर्मूले मेजर रोल है, बार बार समझा रहा हूँ, हल्के हल्के वीडियो में चल रहा हूँ आगे, एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ। फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले याद कर लीजिए, बिना फॉर्मूले बगैर किए आपका कुछ नहीं होने वाला 2D में। 2D में फॉर्मूला बेस्ड है, कंसेप्चुअल बेस्ड है। इसके अलावा अगर आप फॉर्मूले रट लिए, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ऐसी वाली है। ठीक है, तो फॉर्मूले तो याद करने इसमें कंपलसरी है। आई होप सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई आपको ईजिली समझ में आई होंगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। 2D के सेमी सर्कल तो मैं समझ लिया, अब चलते हैं अपने पैरेललोग्राम पे। ये तो नाम से ही क्लियर है कुछ, है ना, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखा था कि नाम से कुछ ना कुछ चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है। पैरेललोग्राम में आप लोग बताइए मेरे को क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यार, सबसे देख रहा है यार सेम पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कुछ होगा इसमें, या उससे कुछ चीज़ कुछ रिलेटेड होगी। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का डायग्राम देखते हैं क्या होता है। ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं, इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम का डायग्राम बनता है। अगर हम इसमें डायगोनल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं इजीली। डायगोनल का सीन हो जाएगा आपका ये हो जाएंगे आपके डायगोनल्स। ठीक है, और ये दो साइड्स और ये एक साइड ये इक्वल होंगी पैरेललोग्राम की, ये ए है तो ये भी ए होगी, इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। पैरेललोग्राम के अंदर आपको 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, इसके अंदर एक और कंसेप्ट है वो भी समझते हैं। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं। अगर ये 4 ट्राइंगल के अगर ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए तो आपकी, अगर ये फिर ये तो एंगल भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। अगर ये दो तीनों चीज़ें हो जाती है ना, तो ये कंग्रेंसी प्रूफ करता है। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बन जाते हैं। फिर हमने देखिए पैरेललोग्राम में अपना ट्राइंगल का भी कॉन्सेप्ट एक और समझ लिया। ठीक है, ये तो बात रही, इससे ज़्यादा पैरेललोग्राम में आपको कुछ नहीं समझना है। बात करते हैं अपने फॉर्मूले की, क्योंकि उसी से आपका आगे काम चलना है। अगर हम सबसे पहले बात करें पैरेललोग्राम में अपने पैरामीटर की, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2a प्लस बी। ये होता है पैरेललोग्राम में पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला। बात करें अपने एरिया की, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये दो थे पैरेललोग्राम से चीज़ें रिलेटेड, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी चीज़ हो, पैरेललोग्राम हो, सर्किल हो, सेमी सर्किल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोमबस ट्रेपेजियम आगे हम पढ़ेंगे,
दो जो फॉर्मूले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैरामीटर एंड एरिया। सर्कल में और भी चीजें आ जाती हैं, सरकमफेरेंस, डायमीटर, रेडियस वगैरह, ठीक है। वरना मेन जो दो चीजें, दो फॉर्मूले हैं वो पैरामीटर एंड एरिया हैं, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, जो है आपका रोम्बस। हमने कितने अभी चीजें पढ़ी, लाइक 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें पढ़ी। उसके बाद हम आए अपने रोम्बस पे। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं रोम्बस का। रोम्बस होता क्या है? रोम्बस होता है एक डायमंड शेप में, ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है। रोम्बस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम वो सीख रहे हैं, ठीक है। ये होता है रोम्बस। स्क्वायर के साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि अगर आप इसको ये थोड़ा टिल्ट कर देंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लाइक ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, जैसा कि हमने स्क्वायर में पढ़ा था, ठीक है। तो रोम्बस में इस तरीके से अगर रोम्बस को जस्ट टिल्ट करें तो वो स्क्वायर की शेप में आ जाता है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा रोम्बस में बताने के लिए कुछ है नहीं। बात करें अपने मेन फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है आपका पैरामीटर का 4a, और एरिया का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो हो जाता है हाफ इंटू, इसमें आप डायगोनल भी देख सकते हैं क्योंकि एरिया में डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। ये होता है आपका डायगोनल, क्योंकि मैं यहाँ d1 इंटू d2 करने वाला हूँ, एंड d रिप्रेजेंट्स फॉर डायगोनल, ठीक है। ये थी रोम्बस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा रोम्बस में कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चंस में सिर्फ फॉर्मूले वगैरह काम आएंगे, उतनी चीज़ें आपको करनी है। अच्छा, एक बात और, एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में चीज़ें दे रखी होती ना, हमें कभी कभी वो ही निकालना होता है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करें अपने सेमी सर्किल की, सेमी सर्किल में कभी कभी हमको ये एंगल भी दे रखा, ये हमें एंगल भी निकालने को मिल जाता है कभी कभी। एरिया दे रखा होता है, पाई की वैल्यू में पता होती है 22/7, एंड आर की वैल्यू हमें दे रखी होती है, हमें एंगल निकालना होता है। अगर आप अभी ये टॉपिक ना समझें, ये कॉन्सेप्ट ना सीखें, तो आप डायरेक्टली यहाँ 180 वैल्यू निकाल रख देंगे यहाँ पे, तो आप कहेंगे अरे 180 की वैल्यू होती है यहाँ पे, अरे कुछ भी रख दो। ऐसा नहीं चलता है, आपको जो एग्जाम, जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी होती है। एक बात और, आपकी पाई की वैल्यू इसमें जो है 22/7 चलेगी, या फिर इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हो 3.14। 22/7 फ्रैक्शन में हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाती है। अभी आप लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, तब करेंगे आप सारी चीज़ें सॉल्व, और आप देखेंगे कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लेना ही ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि जो उसमें सारी कैलकुलेशन है वो सारी चीज़ें आपकी ईजी हो जाती हैं। पॉइंट्स में थोड़ा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन हो जाती है वो थोड़ी टिपिकल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप, जितनी मैंने आपको चीज़ें, मैं हल्के हल्के इसलिए आपको, जिससे आप बोर ना हो, मैं सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए इससे रिलेटेड, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कूदने का कोई फ़ायदा है नहीं, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, फॉर्मूले नहीं समझोगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला 2D में, है ना। ऐसी 3D में नेक्स्ट वीडियो में हम 3D करेंगे, तो उसमें भी आपको सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम से मोस्टली क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं, ये 2D टॉपिक ही नहीं, आप चाहे कोई सा भी टॉपिक उठाइए, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन गलत ही करके आएंगे, ठीक है। बहुत कम ऐसे आप रटने वाले क्वेश्चंस की बात अलग है। अगर आप क्वेश्चंस रट के आ जाओ, वैल्यू वैल्यू अलग आ गई, जरा सा क्वेश्चन घुमा दिया, आप 2 मिनट में घूम जाएंगे, है ना। रटना नहीं होता, मैथमेटिक्स तो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, रट छोड़ सकते हैं आप हर चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने सीखी, और एक लास्ट चीज़ हम सीखेंगे अपने इसमें, जो कि है ट्रेपीजियम, ठीक है। बात करते हैं अब अपने ट्रेपीजियम के बारे में कि वो क्या है। तो ट्रेपेजियम जो है, सबसे पहले हम ट्रेपेजियम का डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि ट्रेपेजियम होता कैसा है, ठीक है। इसमें 4 साइड्स हैं ट्रेपेजियम में, ए बी
CD। ठीक है। ट्रेपेजियम में ओनली वन साइड यानी कि एक साइड ही पैरेलल होगी। मैं इसमें लिख देता हूँ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन ट्रेपेजियम। इसको स्टार बना के यहाँ लिख लीजिए, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। ट्रेपेजियम से ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये चीज़ें तो आपकी इक्वल होंगी ही होंगी, ये साइड्स। ठीक है। ट्रेपेजियम में इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेन आते हैं अपने फॉर्मूले पे, जिससे आपका आगे सारी चीज़ें हैं। बात करें अगर अपने पैरामीटर की, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि सारी साइड्स का सम। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह कुछ बच्चे भी कहते हैं, अब यहाँ पे सपोज यहाँ लिखा होता 1 2 3 4, कुछ बच्चे कहते हैं अब ये 1 2 3 4 ऐसा क्या करें। अरे यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये साइड ही तो दे रखी है, यहाँ चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कुछ भी हो सकता है। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सारी साइड्स का सम करके। बात करें अगर अपने एरिया की, यानी कि हाफ इंटू हाइट। ठीक है। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है। इस तरीके से हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है। ये मेरे पीछे छुप रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम में इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। डायग्राम, उससे रिलेटेड फॉर्मूले जो आपको क्वेश्चंस में लगाने के लिए काफ़ी है। ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अपने ओवरव्यू में, ये ओवरव्यू का लास्ट टॉपिक था ट्रेपेजियम। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लाइक हमने पढ़ा, सबसे पहले हम देखते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया ट्राइंगल, स्क्वायर, आपका रेक्टेंगल, फिर हमने पढ़ा आपका सर्किल, फिर सेमी सर्किल, फिर अपने पढ़ा पैरेललोग्राम, फिर हमने पढ़ा रोम्बस एंड लास्टिस ट्रेपेजियम। हमने 8 चीज़ें पढ़ी, और इससे बाहर 2D में कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में, इसकी मेरी गारंटी है। जितना इस वीडियो में अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आप अगर आप एक एक चीज़ समझ जाते हैं, तो 2D का आप एक एक क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। ठीक है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अपना आंसर जो है वो हम कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ते हैं। पहले आप लोग, मैं चाहता हूँ इसको एक बार रीड करें, है ना, और अपना भी ट्राई करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैं आपको इसके लिए आपको 2 मिनट देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट देता हूँ कि आप इसको क्वेश्चन को रीड करें, थोड़ा सा समझें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हम 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप पढ़िए। आई होप सबने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। 30-40 सेकंड इज मोर एनफ फॉर टू रीड द क्वेश्चन। देखते हैं अपने क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है। एक एक चीज जो लिखी है हम उसी हिसाब से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि, देखिए मैंने कहा ना फॉर्मूले पे सारा बेस्ड है, फॉर्मूले लगाइए आपका आंसर निकलता चला जाएगा। बात करें अगर अपने एरिया की, यानी कि स्क्वायर का एरिया, यानी कि स्क्वायर का एरिया यानी कि ए स्क्वायर, इक्वल रखने को बोला है। बात कर रहे हैं इधर अपने रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है आपका एल इंटू बी, एरिया का, जैसे कि हमने
यहाँ सीखा था, ठीक है, स्क्वायर का ये रहा। बात करें द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इक्वल, हमने रख दिया। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि क्या कह रहा है, इफ द लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर, 8 मीटर ज़्यादा है स्क्वायर की साइड से, यानी कि स्क्वायर की साइड है ए, तो ए प्लस कितनी ज़्यादा है 8 मीटर, ये आ जाएगी आपकी 8 मीटर। इतनी हमें बात क्लियर है। बात करें आपने आगे क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, एंड इट्स ब्रेथ इज 6 मीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। ब्रेथ जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 6 मीटर, इससे कम। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालोगे। पैरामीटर का फॉर्मूला वैसे तो आपको पता है 2l प्लस बी होता है, क्योंकि हमने सब पहले से ही पढ़ रखा है ना, हम सब होशियार हैं। लेकिन उससे निकालने से पहले हम यहाँ ए स्क्वायर यानी कि स्क्वायर कर लेंगे ना। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन उससे पहले हम ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस 8 अपना स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे ना, ए प्लस 8 इंटू ए माइनस 6। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, तभी तो हम इसका उन दोनों का एरिया निकालेंगे, तभी तो हम उसका रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल पाएंगे। तो एरिया अगर निकालें तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इजिकल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, इससे ये बनेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8a माइनस 6 तो ये बन जाएगा आपका प्लस 2a, और ये बन जाएगा 8 6 48। अभी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2a आ गया आपका। जब ये 48 इधर चला जाएगा तो ये चला जाएगा 48 प्लस का आ जाएगा, और यहाँ से आपकी साइड आ जाएगी 24। ठीक है, ये तो आपने a की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये a की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें निकालना है पैरामीटर यानी कि 2l प्लस बी। एल प्लस बी की वैल्यू में हमें a चाहिए था, तो सबसे पहले हमने a निकाल लिया यहाँ से a स्क्वायर से। ठीक है, हमने इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी होता है, इसलिए हमने ये किया। अगर हम a में अपनी वैल्यू रख दें तो l आ जाएगा आपका 48 और ये आ जाएगा आपका 80। ठीक है, सॉरी 24 प्लस 8, 24 प्लस 32 होता है, ये 48 नहीं होगा। ठीक है, ये आपके निकल गए लेंथ और ब्रेथ। बात हमें किसकी करनी है, बात हमें करनी है अपनी पैरामीटर की, यानी कि 2l प्लस बी, यानी कि 232 प्लस 18 2 इंटू 50, यानी कि आपका आ जाएगा पैरामीटर बहुत प्यार से 100 मीटर। इतना इजी क्वेश्चन होते हैं 2D के, फॉर्मूले पता हो, कंसेप्ट पता हो, आराम से अपना क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये जो आपको पहला क्वेश्चन आराम समझ में आया होगा। एक बार ये जो मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में आपको एक दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि समझाते टाइम लिखते टाइम कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इसको एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा है आप लाइन वाइज वही करते जाइए, अब क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते रहेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, हम रख दिया। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन दैट द साइड ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ, लेंथ हमने लिख दिया, ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि हमने रखा था ए स्क्वायर, हमने एल इंटू बी लिखा, ए प्लस 8 इंटू ए माइनस 6। ठीक है, दोनों को इक्वल रखना था ना, इसलिए हमने ऐसा किया। एक्चुअली मैं अगर यहाँ से आपसे कहूँ कि मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं ना स्क्वायर कर रहा ना इक्वल कर रहा, मैं इसी अपनी कंडीशन के हिसाब से मैंने ये स्टेप लिख दिया। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, एल इंटू बी यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, सिंपल। अब तो कोई आपको कंफ्यूजन रहा ही नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये चीज़ भी कर ली। हमने ये चीज़ क्यों करी, वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से कह ही रहा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस बी। एल प्लस बी में क्या आ रहा है, ए। सबसे पहले हमने यहाँ से ए ही तो फाइंड आउट किया। ठीक है, और जब तक ए नहीं निकालेंगे, अगर ए नहीं निकलता तो आपके आगे का क्वेश्चन नहीं बढ़ पाता। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आया होगा। सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूँ, एक का एक फॉर्मूला पढ़ लीजिए, रट लीजिए, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। A 36 meter long and 28 meter broad rectangular plot has two concrete roads, 5 meter wide running in the middle of the park
one parallel to the length and other parallel to the breadth. What would be the total cost of graveling the plot excluding the area covered by the roads at 360 per square meter? इसमें हमको कॉस्ट पूछी, ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ये सब रुपीज में दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉस्ट पूछी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हमें इसमें सीधे सीधे कोई भी चीज नहीं पूछी है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है क्रॉस रोड का ये फॉर्मूला है, क्रॉस रोड का ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्रॉस रोड के बारे में ये बात हो रही है। क्रॉस रोड में एक अलग का फॉर्मूला होता है कहने का, ठीक है, वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। 36 मीटर लॉन्ग 28 मीटर ब्रॉड एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमें दे रखा है वही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमें एक प्लॉट दे रखा है, ठीक है सर, प्लॉट हो गया 36 मीटर, तो इसकी लेंथ है 28 मीटर, इसकी ब्रेथ है, ठीक है। उसमें क्या कहा है बाद में, 5 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडिल पार्ट, कंक्रीट रोड डाली गई है इनके बीच में, 5 मीटर आपकी विड्थ में भी और 5 मीटर आपकी लेंथ में भी, यानी कि मिडिल से, बिल्कुल इसमें मिडिल लिखा है ना, मिडिल से डाली गई है। अगर हम बात करें मिडिल की तो ये पोर्शन इसका मिडिल और ये पोर्शन हो गया आपका इसका मिडिल, ठीक है। ये आपके रोड डाली गई है, ये आप इसको रोड का एक फॉर्म बना दें तो ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है वो इनोवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा डायग्राम है, डायग्राम से ही सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ये तो बात इतनी थी। वन पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेथ, हमने इतना तक पढ़ लिया। What would be the total cost of graveling the plot excluding the area covered by the roads? ठीक है, एक बात बताइए, 36 मीटर की आपको ये लेंथ दे रखी थी, लेकिन उसमें से 5 मीटर तो इन्होंने अपने रोड के लिए काट ली, तो आपके पास कितना बचा? यहाँ आपके पास 36 में से 5 गए, 31 बचा ना, ठीक है। यही सेम चीज अगर हम ब्रेथ की करें तो आपके 28 मीटर की तो ब्रेथ थी, लेकिन आपकी 5 मीटर तो ये रोड काट ली, तब आपका प्लॉट कितना बचा? तो ये आपका बचा 23 था। अब ये दो अगर आप इन इसमें, अब आपके 4 पार्ट्स हो गए, एक ये 1 2 3 4 प्लॉट के। इसमें अगर आप इन दोनों चीजों को डिवाइड करो तो 31 को अगर आप डिवाइड करोगे दोनों में तो ये आ जाएगा आपका 15.5 और ये भी आ जाएगा आपका 15.5, 15 15 30, 0.5 1 30 प्लस 1 31, ठीक है। इससे आपका ये क्लियर है। बात करें अपने अगर विड्थ की तो 23 यानी कि ये 11.5 का पार्ट एक और एक ये 11.5 का पार्ट, 11 दूनी 22, आधा आधा 1, 22 और 1 मिलकर बन गया आपका 23, बिल्कुल क्लियर है। इसका अगर हम ग्रेवलिंग का एक अलग फॉर्मूला होता है क्रॉस रोड का, मैं आपको चलिए बताने का टाइम आ गया है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ अभी। क्रॉस रोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस विड्थ इनटू विड्थ, ये होता है क्रॉस रोड का निकालने का फॉर्मूला। अगर हम सिर्फ एक इसका अगर हम सेक्शन को मान लें A B C और D, अगर हम बात करें सिर्फ B की तो लेंथ और ब्रेथ, ऐसी तो हम एरिया निकालते हैं अपने रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर हमें प्लॉट रखा है, तो इसका हो जाएगा आपका 15.5 इंटू 11.5, ऐसे ही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। लेकिन हमें फिलहाल बात करनी है अपनी क्रॉस रोड की, तो अगर हम क्रॉस रोड की बात करें तो 36 तो लेंथ है आपकी, कितनी 28 आपकी ब्रेथ है, 28 विद आपको दे रखी है 5, तो इससे आपका क्रॉस रोड का अभी ये एरिया निकल के आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 36 टू 26 9 50 64 एंड 64 में से 59, ये आ जाएगा 59 और 59 की जगह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 45 का 5 4 कैरी और ये जाएगा आपका 295। ये तो आपका क्रॉस रोड का एरिया निकला, जितना ये था ये इसका एरिया निकला। टोटल एरिया हमें कितना दे रखा है, अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया मतलब यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, यानी कि 36 इंटू 28, यानी कि आपका ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आपका 1008, ठीक है।
टोटल एरिया और क्रॉस रोड का एरिया, ये भी आपका एरिया ही निकला है। ये तो हमने पता कर लिया, ठीक है। टोटल एरिया निकल गया, ये निकल गया। रिक्वायर्ड हमसे कितना मांगा है, व्हाट वुड बी द, ये लिखा है हमसे, पूछा क्या क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग दी प्लॉट, रिक्वायर्ड कितना है हमसे। तो अगर हम यहाँ हम देखिए रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो जितना हमारा टोटल एरिया यानी कि 1008 माइनस जितना हमारा क्रॉस रोड का एरिया यानी कि 295, उसमें से हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपका 713। अब उसने क्या कहा है, एक 360 पर स्क्वायर मीटर का कवर कर रहा है वो एक एरिया। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर में वो 360 स्क्वायर मीटर का ले रहा है, पैसा ले रहा है, तो 713 मीटर स्क्वायर में कितना लेगा, 713 इंटू 360, सिंपल। इसकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतनी आपकी टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी। अगर आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप यूनिट डिजिट से करें, वैसे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो इसका, लेकिन अगर आप इसका करेंगे तो इसमें लास्ट में 80 आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई 6 3 18, ये 8 आ रहा है। और अपने ऑप्शंस में चेक कर लो, कहीं आपको लास्ट सेकंड यूनिट डिजिट 8 मिल रहा है तो यस वी गॉट सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन में देखा हम कितने ईजिली, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को इतनी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिमाग लगाए। बिल्कुल अपना क्वेश्चन को आप लाइन वाइज पढ़ते जाओ, सारी चीजें आपको लाइन वाइज क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आई होप सारी चीजें, क्रॉस रोड का एक अलग फॉर्मूला होता है, जब भी एग्जाम्स में क्रॉस रोड का फॉर्मूला आए आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आएंगे। अगर आप एरिया डायरेक्ट निकाल के आओगे पूरा क्वेश्चन गलत कराओगे, इसलिए मैंने क्रॉस रोड वाला मतलब अलग से ही क्वेश्चन लिया था, जिससे आपको इसमें क्रॉस रोड का मैं आपको फॉर्मूला बता पाऊँ और जब भी आपके एग्जाम्स में आए तो आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओ, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। लाइन वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो चीजें दे रखी हैं वैसे ही हम लाइन वाइज सॉल्व करेंगे और अपना आंसर अपने आप निकालते चला आएगा, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1444 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ a rectangle is 1/4 the side of the square and the length of the rectangle is thrice its breadth. What is the difference between the area of square and area of rectangle? ठीक है, अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर रखा है हमें, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास 1444, ठीक है। अब यहाँ से आप ए डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर आपने मेरी स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो आप प्लीज जाके देखिए, वहाँ मैंने आपको स्क्वायर निकालने आराम से बहुत अच्छे समझाए हैं। अगर आप इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 38, ठीक है। इतनी चीज हमने यहाँ तक पढ़ ली। उसके बाद हमसे कह रहा है द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1/4 द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि ब्रेथ हमें क्या दे रखी है, 1/4 दे रखी है किसकी, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1/4 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके, यानी कि 38/4। तो ये ब्रेथ तो आपका निकल गया, 38/4 आ गया। अब 38/4 को हम लिख सकते हैं 19/2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 9 जा 2 4 2 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका 19/2, ठीक है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/4 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ब्रेथ एंड ब्रेथ जो था 1/4 था रेक्टेंगल के स्क्वायर का, तो आपने निकाल लिया, आपका जो ए निकला 38 और इसका 1/4 था तो 19/2 निकल आया। अब क्या कह रहा है इसमें, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, रेक्टेंगल इसकी लेंथ क्या दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है इसकी थ्राइस, यानी कि इसका 3 गुना, तो इसका हो जाएगा 3 गुना यानी कि 57/2, ठीक है। अब हमसे रिक्वायर्ड एरिया यानी कि डिफरेंस पूछा है, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा। तो रिक्वायर्ड अगर एरिया की अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ 57/2 इंटू 19/2, यानी कि आ जाएगा आपका, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1083/4, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 2 8 और सामने करिए 2 7 आ गया 0.75, 270.75। यहाँ आपका आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, आपको यहाँ देखिए कितनी आपको घुमा दिया इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पहले उसने एक कंडीशन दे दी, यहाँ पे ये 1/4 रखा था तो आपने फिर ये निकाला, लेंथ उसने इसकी थ्राइस दे दी तो आपने फिर ये निकाला, ठीक है। अब आपने इसका रिक्वायर्ड एरिया निकाल लिया अपने स्क्वायर का, लेंथ इंटू ब्रेथ करके आपने ये निकाल लिया।
बात करें और उसमें पूछा एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकाल लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें दे ही रखा था 1444। बस अब करना क्या है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ इसमें रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यह आ जाएगा आपका 1444 माइनस 270.75। एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो कुछ है नहीं उस ट्रिक में। जब भी आपको ऐसे माइनस करने में ये पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे तो ये इसके पॉइंट में कुछ है नहीं है तो 100 है। जब आप 100 में से 75 जो आपकी लास्ट यूनिट डिजिट है माइनस करोगे तो 25 ही तो आएगा लास्ट में। लास्ट जो पॉइंट्स के बाद यूनिट डिजिट्स आएंगी वो 25 आएंगी। अपने ऑप्शंस में चेक कर लो कि क्या हमें 25 कहीं मिल रहा है। यस वी गॉट इन डी। तो डायरेक्टली आपको अपना ये माइनस करने का पूरा झाड़ नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो 1173.25 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या किया है एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन मैं दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल क्लियर हो आपके दिमाग में, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी की तरह आप अपने दिमाग में उतार लीजिए। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1444 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1/4 द साइड ऑफ स्क्वायर। एरिया हमें रखा था स्क्वायर का, वो हमें निकाल लिया 1444, ए निकाल लिया हमारा, इसकी स्क्वायर की एक साइड आ गई। ठीक है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/4, 1/4 यानी कि साइड स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे देखा कि स्क्वायर साइड की स्क्वायर कितनी थी हमारी, कितनी निकली, वो निकली 38, तो 1/38 इस तरीके से लिख दिया। अभी आगे 19/2, 19/2 निकालने के बाद वो हमसे कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की वो ब्रेथ की 3 गुना है। अब ब्रेथ कितनी निकली 19/2, 19/2 का जब हमने 3 गुना किया तो कितना निकला, वो निकला 57/2। अब हमसे सिंपल हमने रिक्वायर्ड अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, क्योंकि हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हमें दे रखा था, हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के बाद आपने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, हमने एल इंटू बी यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया। अब सिंपल हमारी सारी चीजें निकल चुकी हैं, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से हमें वर्क करना है। डिफरेंस पूछा था एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल हमें निकालना दे रखा था एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल ही लिया था, डिफरेंस बता दिया। डिफरेंस निकालने की मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई, अगर आपको लास्ट में यूनिट डिजिट में पॉइंट्स में अगर वैल्यू दे रखी, आप उसको 100 से माइनस कर लीजिए। अगर यहाँ पे 75 की जगह 25 होता तो लास्ट में जो आपकी लास्ट जो यूनिट डिजिट आती डेसिमल के पास वो 75 आती, और अपने ऑप्शंस में देखते कि क्या कहीं हमें 75 लास्ट यूनिट डिजिट में मिल रहा है, तो बस वही सही ऑप्शन हो जाता। पूरा झाड़ नहीं है आपको कैलकुलेशन करने का। ठीक है। छोटी छोटी ट्रिक से अपना टाइम सेव करिए और अपने अप्रोच अच्छे से अच्छी लगाए, जिससे आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आए और जल्दी निकल के आए। ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। The circumference of two circles is 88 meter and 220 meter respectively. What is the difference between area of larger circle and smaller circle? ठीक है, दो सर्कल दे रखे हैं हमें, यानी कि अगर हम इसमें बात करें अपनी रेडियस, तो हमें दो रेडियस होंगी। जब दो सर्कल हैं तो दो अलग अलग रेडियस होंगी, तो दो अलग अलग रेडियस होंगी तो हम एक ले लेंगे 2πr1 और एक ले लेंगे अपना 2πr2। ठीक है। 2πr1 जो हमें 88 के इक्वल दे रखा है और 2πr2 जो है वो हमें 220 मीटर के इक्वल दे रखा है। अब हमें इसका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं आपका πr2² माइनस πr1²। यहाँ से आपका आ जाएगा पाई कॉमन, तो आपका आ जाएगा r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अगर अब हम 2πr1 को अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2πr1 इक्वल्स टू 88, पाई की अगर हम वैल्यू लगाएं तो 2/7 इंटू r1 इक्वल्स टू 88। ठीक है। 22 टूजा 44 होता है और 44 टूजा 88 होता है, तो r1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली डायरेक्टली 14। एक्स अगर हम इसकी बात करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो गया है ना, ये r2 हो गया, इक्वल्स टू 220 हो गया। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। 22 ये कैंसिल हो गया 10 से, ये हो गया 5 से, तो 7 5 जा 35।
R2 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 35। अब हमें पाई R, ये तो पाई कॉमन था ना, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। R2 और R1 हमें पता है और पाई की वैल्यू हम यहाँ से लगा देंगे। 22/7 माइनस यानी कि इसमें 35 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। 22/7 की जब आप इसके 35 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा, मैंने स्क्वायर रूट में ये चीज़ सिखाई है। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे और सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं 35 का स्क्वायर। 5 से 25 लिख देंगे और इसकी एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 4 12। इतनी ईजिली छोटी छोटी ट्रिक्स लगाओ, अपना आंसर पाओ, ये स्कीम है इसमें। 3 4 से 12 आ गया, तो इसमें 12/25 माइनस 14 का स्क्वायर 196 होता है। अगर इसको आप माइनस करके सॉल्व करेंगे तो 1029 आ जाएगा। 22/7 को 1029 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3234। 7 को जब इससे डिवाइड करो, 7 7 3 बचा, 7 5 से 37 4 सा 28, 32 में से 28 गए, 7 बचे और 4 बचा और 7 7 सा 49, 147 की जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3234 आएगा और यही आपका डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों एरिया के बीच में जो हमने निकाला। ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर सर्किल एंड स्मॉलर सर्किल। अपने ऑप्शंस में चेक करिए कि क्या हमें 3234 मिल रहा है। यस, वी गॉट एंड सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप, ये देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लगते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं, अप्रोच पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है सिंपल है, करते जाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है सिंपल है, आप वो करते जाइए, आपको क्वेश्चन ईजिली निकल के आ जाएगा आराम से। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। The circumference of a circle is 11/7 times parameter of a square. Area of square is 784 centimeter square. What is the area of another circle B whose diameter is half of the radius of the circle A? ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है हम वो ही करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमें लिखा है यहाँ पे सर्कल हमें कितना दे रखा है, 11/7 इंटू 4A, 11/7 इंटू 4A दे रखा है। सर्कल कितना होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो 2πr 11/7 इंटू 4A। अब 2 अगर इसमें लगा देंगे हम इसमें सारी वैल्यूज, तो 2/7 इंटू आर इक्वल्स टू 11/7 इंटू 4A। अब 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 11 2 22 हो गया और 2 इंटू 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो डायरेक्टली r इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्टली आपको रेडियस जो था वो एरिया के इक्वल आपको आ गया। जब रेडियस जो था वो एरिया के इक्वल आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट इज द अनदर एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि हमें ए दे रखा है, हमारे पास ए आ गया। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है आपका 784। ठीक है, 784 है और ए जो है वो आपका है 28, इससे ए का हमने वैल्यू निकाला, 28 का स्क्वायर होता है। जब ए 28 है तो आर इक्वल है, तो आर भी आपका 28 होगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी आई होप। ठीक है, ये जब ए जो है आपका 28 आ गया, तो जब ए 28 है तो आर भी 28 हो जाएगा आपका। अभी ये बात चल रही थी हमारी ए तक की। अगर हम बात करें अपने बी की, तो बी का जो डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, रेडियस बाई 2। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें आपको समझा रखी हैं, यानी कि 28/2 यानी कि आ जाएगा आपका 14। और रेडियस की अगर हम बात करें, यानी कि 14/2 यानी कि रेडियस बाई डायमीटर बाई 2, ये जाएगा आपको 7। अगर आपने एरिया की अगर बात करो, आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हो यहाँ से, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 7 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 154। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ बड़े बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो अपनी ट्रिक लगा के। आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन में हमको दे क्या रखा है, उसी हिसाब से हमें अपनी लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर इजीली निकल के आता जाएगा। ठीक है, हमने इसमें कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस करे और देखे इसमें कि सारी चीज़ें हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप जितने मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए
आपको ईजिली समझ में आए होंगे। और जितनी सारी चीज़ें, जितने सारे अप्रोच, छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। मेजर इसमें क्या है, 2D का जो टॉपिक है ना, 2D का टॉपिक मेजर जो है ना, वो एक तो कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया कंसेप्चुअल बेस्ड है। कंसेप्चुअल बेस के अलावा आपका फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए सारे, क्योंकि फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने इसमें देखा, अगर हम बात करें ट्राइंगल की, बात करें स्केलिन ट्राइंगल, और अगर बात आ जाए आपके ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे तो आप चाहे आपका स्केलिन ट्राइंगल हो, बेस ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है स्केलिन ट्राइंगल का, आप लगा के आ गए पैरामीटर किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। फॉर्मूले यहीं क्लैश हो जाते हैं, और अब फॉर्मूले, इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2D में फॉर्मूले बेस्ड ही पूरा टॉपिक है, और यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, फॉर्मूले आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने में एबल होंगे। मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में, इस सेशन में सारी चीज़ें आपको आपकी क्लियर कर दी हैं, आपकी मेंसुरेशन 2D से रिलेटेड। और आई होप सो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको ईजिली समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी 2D का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। आई होप सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 3D के साथ, 3 डायमेंशन के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।